अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरे थाने से तकरीबन 3.5 मील दूर एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई। थाना कस्बे में था, गांव इतना बड़ा भी न था और छोटा भी न था। मकतूल की उम्र 55 और 60 साल के दरमियान बताई गई। वो गांव के बड़े जमींदारों में से एक था। इसके 2 बेटे थाने में आए थे। बड़े की उम्र 27-28 साल थी और छोटा 22-23 साल का था। इनके साथ गांव का नंबरदार भी था। गांव से चंद एक खेत आगे मकतूल का सब्जियों का बाग था। वहां एक कमरे का मकान था जो मकतूल या इसके घर के अफराद के काम आता था। आमतौर पर वो बंद ही रहता था। बाग में काम करने वाले मज़ारेइन का मकान इस मकान से कुछ दूर था। मकतूल को छोटे मकान के सहन में कत्ल किया गया था। मैंने कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इनसे ज़रूरी बातें पूछी और इनके साथ चल पड़ा। रास्ते में इनसे वो सवाल करता गया जो कत्ल की वारदात में हर थानेदार की ज़बान पर आते हैं। ये तो हमारा मामूल था। ऐसे सवालात अपने आप ही ज़बान पर आ जाया करते थे। मुझे हर सवाल का जवाब मकतूल के बड़े बेटे से मिलता था। उसका नाम फिरोज था, जिसे आप असली नाम न समझें। मेरी याददाश्तों में इसका नाम नहीं लिखा। ये वारदात मुझे इस तरह याद आई कि चंद ही दिन पहले मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी जिसकी सुर्खी थी कि बूढ़े के पीछे एक जवान औरत ने अपने खामिद से तलाक ले ली। खबर दिलचस्प थी। एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी को तलाक दे रहा था और एक जवान औरत अपने खामिद से तलाक मांग रही थी और फिर दोनों का प्रोग्राम शादी करने का था। मुझे ये खबर पढ़कर अपनी सर्विस की बिल्कुल ऐसी ही एक पुरानी वारदात याद आ गई। अपनी डायरियों को खंगाला तो इनमें वारदात मिल गई जो आपको सुना रहा हूँ। मैंने रास्ते में कोई बारीक बात न पूछी क्योंकि मैं घोड़ी पर सवार था और बाकी सब पैदल जा रहे थे। दूसरी वजह ये कि नंबरदार भी साथ था और मेरा अमला भी साथ साथ चला जा रहा था। मैंने सबके अलग अलग बयान तो लेने ही थे। बाग में पहुंचे तो मुझे छोटे मकान में ले जाया गया जिसके सहन में चारपाई बिछी हुई थी। इस पर बड़ा अच्छा बिस्तर था और मकतूल इस बिस्तर पर टेढ़ा मेढ़ा होकर पड़ा था। उसके गले में पगड़ी थी जो उसकी अपनी ही थी। खून का जरा सा भी धब्बा नहीं था। मैंने इसकी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई पगड़ी हटाई तो गर्दन से साफ पता चलता था कि उसका गला घोटा गया है और पगड़ी को फांसी का रस्सा बनाया गया था। मैंने पूछा कि ये रात को यहीं सोया करता था तो मुझे जवाब मिला कि रोजाना नहीं, कभी कभी रात को यहाँ आकर सोता था। दरवाजे के मुतालिक पूछा तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा रात को खुला रहता था। मैंने लाश को उलट पुलट कर देखा। चोट या जख्म का कोई निशान नहीं था। कमरे में जाकर देखा, बड़ा साफ सुथरा कमरा था। एक पलंग बिछा पड़ा था और 3 या 4 अच्छी किस्म की कुर्सियां थीं और एक तिपाई भी थी। तिपाई पर शराब की बोतल पड़ी थी और 3 गिलास भी थे। आधी बोतल में शराब मौजूद थी। मैंने तीनों गिलास देखे। सिर्फ एक गिलास में शराब के 3-4 कतरे पड़े हुए थे। दूसरे दोनों गिलास सूंघे, इनमें शराब नहीं डाली गई थी, जिससे ये जाहिर होता था कि सिर्फ एक आदमी ने रात को शराब पी है। फर्श कच्चा था। घरों के लिए ये कच्चा फर्श मुनासिब व मौजू था। लेकिन लोगों को पता चला कि ये शख्स मारा गया है तो सब सहन में घूमते फिरते रहे और मुलजिम के खुरे गायब हो गए। बाहर भी कोई खुरा मिलने का इम्कान नहीं था। लोगों ने सब खुरे मिटा डाले थे। मकतूल ने कुर्ता पहना हुआ था। उसकी जेब में हाथ डाला तो 3-4 10-10 रुपयों के और एक 5 रुपए का नोट बरामद हुआ और 2 या 3 रुपए सिक्कों में थे। मकतूल के बाएं हाथ की एक उंगली में सोने की वजनी अंगूठी थी। तकिए के करीब इसकी घड़ी भी पड़ी हुई थी। अगर ये वारदात डकैती की होती तो इसकी जेब में पैसे और इसकी उंगली में अंगूठी ना होती और घड़ी भी गायब हो जाती। ये ख्याल भी आया कि वारदात डाके की होती तो मुलजिम इसके घर डाका डालते। वो खुशहाल जमींदार था, उसके घर में रकम और जेवरात का होना लाजमी था। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी मकतूल के बड़े बेटे फिरोज को। मैंने अपने साथ रखा और उसके छोटे बेटे मंसूर को लाश के साथ जाने की इजाज़त दे दी। पोस्टमार्टम के बाद उसने लाश वसूल करनी थी। मैं तफ्तीश के लिए मकतूल के इसी मकान के सहन में बैठ गया। तिपाई और कुर्सियां सहन में रख दी गईं और नंबरदार ने पलंग भी उठवाकर बाहर मेरे करीब सहन में रखवा दिया। ये तो मैंने फिरोज से रास्ते में ही पूछ लिया था कि इनकी या इसके मकतूल बाप की किसी के साथ दुश्मनी थी। फिरोज ने दो टोक लहजे में जवाब दिया था कि इनकी किसी के साथ खानदानी दुश्मनी नहीं थी, जैसी कि उमूमन देहाती इलाकों में हुआ करती है। किसी के साथ जमीनों का तनाज़ा या किसी और वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं था।
मकतूल की ज़ाती दुश्मनी के मुतालिक फिरोज़ ने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया था। ये मैंने अब मालूम करना था कि मकतूल की ज़ाती यानी प्राइवेट ज़िंदगी किस तरह गुजरी थी। मैंने सबको बाहर भेज दिया और सबसे पहले सब्जियों के इस बाग में काम करने वाले मज़ारे को बुलाकर अपने पास बिठाया। ये अधेड़ उम्र मज़ारे था। इस गरीब मज़ारे के चेहरे पर खौफ और घबराहट का गहरा तासुर एक कुदरती अमर था। मैं अपनी तफ्तीशी कहानियों में कई बार लिख चुका हूँ कि इन मज़ारों और नौकरों को ये बड़े ज़मींदार और जागीरदार किस तरह इस्तेमाल किया करते हैं, और जब इन पर कुछ बन जाती है तो इन्हीं गरीबों को आगे कर देते हैं। अंग्रेज़ों के वक्त में तो हम इन वडेरों को पकड़ लिया करते थे और इन्हीं मज़ारों को इनके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल करके सज़ा दिलाते थे। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वही वडेरे इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। मकतूल के इस मज़ारे के साथ मैंने थानेदारों के अंदाज से बात न की, बल्कि मेरे अंदाज में शफ़क़त और हमदर्दी थी, और इसे यकीन दिलाया कि वो जो कुछ भी बताएगा वो राज में रहेगा और किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा कि फलां बात उस मज़ारे ने बताई थी। इस मज़ारे का मकान बाग की दूसरी तरफ था, इसलिए इन लोगों को रात के वक्त पता नहीं चल सकता था कि मकतूल के मकान में कोई आया है या नहीं। जिस रात मकतूल इस मकान में सोया था, उस रात इन लोगों को बता दिया जाता था कि आज रात चौधरी साहब यहाँ सोएंगे, लेकिन इनके लिए ये हुक्म भी था कि कोई इस तरफ ना आए। इसका मतलब साफ था कि चौधरी साहब के मकान में जुए की बाजी लगेगी या कोई और बदकारी होगी। सबसे पहले तो मैंने ये मालूम किया कि इस मज़ारे की फैमिली क्या है। उसने बताया कि एक तो वो खुद है, इसकी बीवी है और 3 लड़के हैं। बड़े की उम्र 15-16 साल, इससे छोटा 12-13 साल और तीसरे की उम्र 6-7 साल थी। मेरा शक रफ़े हो गया था, जो ये था कि मज़ारे की जवान बहू या बेटी होगी और मकतूल ने उससे दोस्ती लगा रखी होगी, और इस सिलसिले में ही चौधरी को गला घोंटकर मार दिया गया। मज़ारे से पूछा कि मकतूल जिस रात यहाँ सोता था, तो क्या इस रात कभी कोई औरत भी यहाँ आती थी? उसने बताया कि एक तो यहाँ कुंडे और मशकूक किस्म के आदमी आते थे, और दूसरे ये कि शराब चलती थी और कभी कोई औरत भी आती थी। क्या तुमने कभी कोई औरत देखी है? मैंने पूछा। नहीं हुजूर, उसने भिखारियों की तरह हाथ जोड़कर जवाब दिया। इतना तो पता चल ही जाता है कि आज रात कोई औरत आई है, लेकिन ये भी देखने की कोशिश या हिम्मत कभी भी नहीं की कि औरत कौन है। एक औरत के मुतालिक बता सकता हूँ, ये दिन को भी कभी कभी यहाँ आती है, और इस वक्त आती है जब चौधरी साहब यहाँ मौजूद होते हैं। रात को भी ज़रूर आती होगी। उसने इस औरत के मुतालिक जो तफसील बताई वो यूँ थी कि उसका नाम सरवरी था। उसका खामिन फ़ौज में जमादार था। ज़हन में रखें कि इंडियन आर्मी में जो जमादार का ओहदा था वो पाकिस्तान आर्मी में नायब सूबेदार कहलाता है। मैं लफ्ज़ जमादार ही इस्तेमाल करूँगा। मज़ारे ने बताया कि सरवरी बहुत ही खूबसूरत औरत है और उसकी चाल ढाल और सेहत वगैरह इतनी अच्छी है कि अपनी असली उम्र से बहुत कम की लगती है। मज़ारे ने यह भी बताया कि उसने उड़ती उड़ती सुनी है कि मकतूल अपनी बीवी को तलाक देकर इस औरत सरवरी के साथ शादी करने का इरादा कर चुका था, और ये भी सुना कि सरवरी अपने खामिन से तलाक ले रही थी। इस मज़ारे से मैंने और भी बहुत कुछ पूछने और उसके सीने से कोई ख़ास बात निकालने की कोशिश की, लेकिन और कोई ख़ास बात मालूम न हुई, और मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। मज़ारे को बाहर भेजकर मैंने मकतूल के बड़े बेटे फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ को मैंने बड़ी गौर से देखा। पहली बात ये देखी कि इसे अपने बाप की मौत का इतना गम नहीं लगता था जितना होना चाहिए था। अगर बाप तबई मौत मरता तो और बात थी, उसका बाप कत्ल हुआ था। मैंने ऐसे बेटे देखे हैं जो इंतकाम और खून का बदला, खून के सिवा कोई बात ही नहीं करते थे, लेकिन ये बेटा कुछ ठंडा ठंडा सा लगता था। मैंने उसके साथ बात शुरू की थी कि वो मेरी सुने बगैर बोल पड़ा। मेरे बाप की क्या पूछते हो साहब? फ़िरोज़ ने उकताए हुए से लहजे में कहा। उसका यही अंजाम होना था। गुज़िश्ता रात न होता तो कुछ अरसे बाद हो जाता। उसके अंदाज और लबो लहजे से मुझे ये इत्मीनान हुआ कि कत्ल का बाइस मालूम हो जाएगा। मैंने फ़िरोज़ की हौसला अफजाई की और उसे उकसाया कि वो खुलकर और बेतकल्लुफ़ी के साथ बात करे। उसने पहली बात ये कही कि उसका बाप शरीफ आदमी नहीं था, शराब पीता था। ये तो मैंने शराब की बोतल कमरे में पड़ी देखकर मालूम कर ही लिया था। गुंडों और बदमाशों के साथ उसकी यारी थी। आधी जुएबाज था और बाग वाले मकान में कभी कभी जुए की महफिल जमाता और जुए का एहतमाम भी करता था। अय्याश आदमी था। बहरहाल फ़िरोज़ ने अपने बाप की जो आदतें और खसलतें बताईं वो मेरे लिए कोई नई नहीं थीं।
इन बड़े जमींदारों में अक्सरियत ऐसे ही लोगों की थी। खुशहाली हो और ताकत हो तो ये लोग अय्याशी ना करें तो और क्या करें। फिरोज ने मकतूल की ये आदत तफसील से सुनाई तो मैंने उससे पूछा कि सरवरी कौन है और उसके साथ मकतूल के क्या ताल्लुकात थे। मैंने उसे ये ना बताया कि इसका मज़ार मुझे इन ताल्लुकात के मुतालिक बता चुका है। फिरोज ने कहा कि ये कोई ठगी छुपी बात नहीं। मकतूल और सरवरी की दोस्ती 4-5 महीने हुए शुरू हुई थी। मज़ारी की तरह फिरोज ने भी बताया कि सरवरी कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छे कद काठ वाली है। उसने ये भी कहा कि सरवरी की उम्र 40 साल से ज़्यादा होगी, कम नहीं, लेकिन 30 साल से एक दिन ऊपर की नहीं लगती। दरअसल बात यह है साहब, फिरोज ने कहा, कि सरवरी ढीठ और बेगैरत औरत है। गैरत और इज्जत उतार दो तो सेहत में तो अच्छा होना ही है। खुशतबा औरत है, मजाक और हंसी खेल में ऐसी फाश कलामी करती है कि मर्द भी आपस में कम ही करते होंगे। इसका खामिद फौज में जमादार है, शरीफ आदमी है, आजकल छुट्टी पर आया हुआ है। पता चला है कि सरवरी ने इसे कह दिया है कि इसे तलाक दे दे, वरना वो कचहरी में जाकर तलाक की अर्जी डाल देगी। इधर हमारे बाप ने हमारी माँ को साफ कह दिया था कि वो इसे तलाक दे रहा है और वो घर जाने की तैयारी करे। हमारी माँ तो सदमे से चरपाई से लग गई है। जरा ख्याल करो साहब, हमारे बाप की उम्र 60 के करीब हो रही थी और हमारी माँ इससे 3-4 साल ही छोटी थी, यानी कि बुढ़ापा। इस बुढ़ापे में हमारे बाप ने इश्कबाजी शुरू की और अपना घर उजाड़ने का फैसला कर लिया था। तुमने बाप को रोका नहीं? मैंने पूछा। आखिर तुम उसके जवान बेटे हो, बाप को ये तो कह सकते थे कि इस उम्र में तुम्हारी माँ को ना उजाड़े। बदतीनत और बदज़बान शख्स था, परवेज फिरोज ने जवाब दिया। मैंने रोका तो मुझे डांटकर और गालियां देकर चुप करा दिया। मेरे छोटे भाई ने उसे बाज रखने की कोशिश की तो उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। हमारी माँ के साथ तो उसकी बोलचाल बिल्कुल ही बंद हो गई थी। कत्ल का बायस मकतूल का यही फैसला हो सकता था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा था और एक खामिद वाली औरत से शादी कर रहा था। एक शक की बिना पर मैंने फिरोज से पूछा कि इसकी माँ के भाई होंगे। फिरोज ने बताया कि उसका एक ही मामू है और वो बूढ़ा हो चुका है। मैं अब इस शक पर सोचने लगा कि मकतूल को उसकी बीवी ने कत्ल करवाया होगा। बीवी ने सोचा होगा कि कत्ल मिलने की बजाय उसे बेवगी मिले तो ये बेहतर होगी। दूसरा शक सरवरी के खामिद पर था। इसकी बीवी से तलाक मांग रही थी और वजह यह कि वो मकतूल के साथ शादी करने का फैसला कर चुकी थी। कोई खामिद की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जमादार ने सोचा होगा कि इस शख्स को ही खत्म कर दो जिसके पीछे उसकी बीवी तलाक तलब कर रही थी। मैं देख रहा था कि फिरोज बड़ी खुद एतमादी से बात करता था और इसमें दानिशमंदी भी थी। वो जरा सी भी झिझक और कमतरी महसूस नहीं कर रहा था कि थानेदार के साथ बात कर रहा है। इसके साथ यही चंद एक बातें नहीं हुई थी, बहुत बातें हुई थी जो मैं तमाम की तमाम तो यहाँ लिख नहीं सकता। कई मौक़ों पर उसने मुझे टोक दिया और मेरी राय पर अपनी राय मुसल्लत की। उसका ये अंदाज मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोला करते। मैंने इससे पूछा कि सरवरी के इस जमादार खामिद के मुतालिक उसकी क्या राय है, क्या यह कत्ल करने की हिम्मत रखता है? नहीं, फिरोज ने जवाब दिया, इस शख्स में इतनी हिम्मत नहीं। मेरे बाप की बजाय कोई निहायत मामूली और भिखारी सा आदमी होता तो भी ये जमादार उस पर हाथ न उठाता। वजह? मैंने पूछा। क्या इस शख्स में कोई खास कमजोरी है? अकेला आदमी है, फिरोज ने जवाब दिया, और असल बात यह है कि बिल्कुल मौलवी आदमी है। इसकी हर बात में मजहब होता है और कोई भी बात करे तो कुरान मजीद के हवाले ज़रूर देता है और हदीसें सुनाता है, और इस तरह पता चलता है जैसे इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ नमाज रोज़े की पाबंदी है। मुझे इस शख्स पर ज़रा सा भी शक नहीं। फिरोज के मुतालिक मुझे ये इत्मीनान हो गया था कि तफ्तीश में मेरी रहनुमाई करेगा। अभी तो इसके साथ इब्तिदाई बातें हुई थी। मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी और नंबरदार को बुलाया। नंबरदार ने जो बयान दिया वो फिरोज की बताई हुई बातों की तायीद थी। नंबरदार ने इनमें कुछ इजाफा किया। इस तरह मकतूल का सारा कैरेक्टर खुलकर मेरे सामने आ गया। नंबरदार ने यह भी बताया कि मकतूल अपनी इन तमाम बदकारियों के बावजूद गांव में और जहां जहां तक उसके ताल्लुकात थे अपना वक़ार कायम रखता था। अपने गांव में लोग उसकी इज्जत भी करते थे और इससे डरते भी थे। इज्जत इसलिए कि किसी गरीब और नादार आदमी या औरत को मदद इमदाद की ज़रूरत होती तो वो फौरन इमदाद को पहुंचता और हाजतमंद की मुश्किल आसान कर देता था, और उसका डर ये था कि लोग उसकी बदमाशी और गुंडागर्दी की ताकत से आगाह थे। ये तो आप सब जानते हैं कि देहाती इलाके में खुसूसन और किसी हद तक शहरों में भी
लोग किसी की शराफत से इतने मरूब नहीं होते जितने उसकी गुंडागर्दी की ताकत से होते हैं। नंबरदार ने बताया कि सरवरी पहले अपने खाविंद के साथ रहती थी। जमादार की ट्रांसफर जिस छावनी में भी होती, वो सरवरी और बच्चों को वहां रखता था। लेकिन 1 साल से सरवरी गांव आ गई थी। इन लोगों की गांव में जमीन थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि साल भर अनाज दे सकती। लेकिन जमादार की तनख्वाह ठीक ठाक थी और पोजीशन भी थी। 4-5 महीनों से सरवरी की दोस्ती मकतूल के साथ हो गई थी और इन दोनों ने अपने इन ताल्लुकात पर पर्दा डालने की ना तो कोशिश की थी और ना ही जरूरत समझी थी। फिर यह खबर मशहूर हो गई कि मकतूल अपनी बीवी को तलाक दे रहा है और सरवरी अपने खाविंद से तलाक ले रही है। नंबरदार ने एक नई बात ये बताई कि इसे यकीन तो नहीं, शक है कि मकतूल का ताल्लुक डाकू पार्टी के साथ भी था और ये डाकू माल मकतूल के घर छुपा कर रखते थे और जब गिरफ्तारी का खतरा टल जाता था तो वहां से उठाते और तकसीम कर लेते थे। सरवरी के मुतालिक पूछा तो नंबरदार ने वही राय दी जो फिरोज दे चुका था। ढीठ और बेगैरत औरत थी, इसलिए उसने बड़ी दिलेरी से मकतूल के साथ दोस्ती रखी हुई थी। मैंने सरवरी के खाविंद पर शक का इजहार किया। फिरोज की तरह नंबरदार ने भी मेरे शक को रद्द कर दिया और कहा कि वो बहुत ही नेक और खुदा से डरने वाला आदमी है। नंबरदार ने बताया कि आजकल ये जमादार छुट्टी पर आया हुआ है। इसकी छुट्टी 1 या 1.5 महीना थी। इसे जब बीवी ने कहा कि इसे तलाक दे दे तो जमादार नंबरदार के पास गया और उसे बताया कि बीवी ने तलाक का मुतालबा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि वो मकतूल के साथ शादी करना चाहती है। नंबरदार सरवरी के इखलाक से वाकिफ था, लेकिन ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। हालांकि उसे ये भी मालूम था कि सरवरी के मकतूल के साथ ताल्लुकात हैं। जमादार का मतलब ये था कि नंबरदार उसकी बीवी को कुछ समझाए और फिर मकतूल से भी कहा जाए कि वो अकल से काम ले और अपनी उम्र और घराने को देखे और किसी और का घर भी बर्बाद ना करे। नंबरदार ने यह एहतमाम किया कि झीलदार और गांव के 2 और मोअज़्ज़िनीन के साथ बात की और उन्हें जमादार को साथ लेकर मकतूल के घर गए। नंबरदार ने मुझे ये बात सुनाते हुए हैरत से कहा कि जमादार ने इस तरह तहम्मुल और बुर्दबारी से बात की जैसे वो किसी और के मुतालिक बात कर रहा हो। इसने ना तो शिकायत की और ना ही गुस्से का इजहार किया, ना ही इसके लहजे में एहतिजाज की झलक थी। इन सब ने बारी बारी मकतूल को कायल करने की कोशिश की कि वो इस फतूर को जहन से निकाल दे और अपनी और जमादार की औलाद का ख्याल करे और फिर सबसे बड़ी बात यह कि खुदा से डरे। मकतूल सुनता रहा और उसने किसी के साथ कोई दलील बाजी ना की। आखिर में उसने सिर्फ ये अल्फाज कहे, ये दिल का मामला है। उसने इन सब की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और जमादार से ये कहा कि जमादार साहब, आप अगर अपनी बीवी को मनवा लें तो मैं पीछे हट जाऊंगा। सब मायूस होकर मकतूल के घर से निकल आए और बाहर आकर फिर आपस में तबादला ख्याल करके ये फैसला किया कि जमादार की बीवी के साथ बात की जाए, लेकिन जमादार ने उन्हें रोक दिया। उसने रोकने की वजह ये बताई कि उसकी बीवी पूरी तरह ढीठ और बेहया हो चुकी है और वो नहीं चाहता कि इन मोअज़्ज़िनीन को उसके सामने ले जाकर शर्मसार करवाए। इस तरह ये बात बन न सकी और मामला यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। जमादार ने ये अल्फाज कहे कि अल्लाह पर छोड़ दो, सही फैसले उसी की दरगाह में होते हैं। ये बात सुनकर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मकतूल किस कदर ढीठ और दिलेर आदमी था। देहात में बहुत कुछ होता है, कत्ल और खून खराबे ज़रा ज़रा सी बातों पर हो जाते हैं और ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो शहरियों को हैरान कर देते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है कि गांव के मोअज़्ज़िनीन किसी को किसी बात से मना करें तो वो इस तरह इनके साथ सलूक करे जिस तरह मकतूल ने उनके साथ किया था। वक्ती तौर पर मोअज़्ज़िनीन का भरम रख लिया जाता था, लेकिन मकतूल ने वो भी न रखा। मकतूल के बेटे फिरोज ने गालिबन बाप की इस फितरत को देखते हुए कहा था कि उसके बाप का यही अंजाम होना था। फिर मैं जमादार के किरदार पर कुछ हैरान हुआ। हैरान होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये ख्याल आया कि अंग्रेज़ों के दौर की हिंदुस्तानी फौज के जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर गांव में आते तो किसी को पल्ले बांधते ही नहीं थे। फौजी नौकरी में वो अंग्रेज़ों की इतनी ज़्यादा खुशामद किया करते थे जिसके मुतालिक मुहावरा है कि जूतियाँ चाटते थे। तबीयत के उखड़ और सख्त मिजाज होते थे। इस जमादार के मुतालिक मैंने सुना कि वो इतना हलीमुत तबे है, तो हैरत हुई थी। अगर वो जमादार ना होता तो मैं हैरान भी ना होता। ऐसे आदमी देहाती माशरे में और शहरी माशरे में भी नज़र आ जाते थे जो हर काम अल्लाह पर छोड़ देते और अफो दरगुजर उनका उसूल नहीं बल्कि ईमान होता था।
آج بھی ایسے اللہ کے بندے نظر آ جاتے ہیں جو برے انسان کو اپنی زبان سے برا نہیں کہتے اور نیک انسان کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی آدمی دیکھے تھے، وہ کسی کمتر سے آدمی سے ملتے تو ان کا سلام یوں ہوتا تھا: السلام علیکم، بسم اللہ بسم اللہ، اور وہ بڑے احترام سے اس آدمی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ میں نے اس جمع دار کو پوچھ گچھ کے لیے بلا نہیں تھا، لیکن دل میں اس سے ملنے کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ ایسے لوگ مجھے بہت ہی اچھے لگا کرتے تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ سروری مال کھانے والی عورت ہے اور اسے ریشمی اور قیمتی کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی اور وہ بھی بدنام عورت تھی، 1.5-2 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ البتہ اس کا باپ شریف آدمی تھا اور وہ بڑھاپے میں چرپائی پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے اس بیٹی کو دل سے ہی اتار دیا تھا۔ سروری کا کوئی بھائی نہیں تھا، 2 بہنیں تھیں جو اپنے اپنے سسرال میں آباد تھیں۔ ان کے اخلاق کے متعلق پتہ چلا کہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہاں کا سارا اثر سروری نے ہی وصول کیا تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ سروری کی ایک بیٹی ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے اور وہ ماں ہی کی طرح خوبصورت لڑکی ہے۔ اس سے چھوٹے 2 بیٹے تھے، ایک کی عمر 12 سال اور دوسرے کی 8 سال تھی۔ آخر میں میرے پوچھنے پر نمبردار نے مقتول کے دونوں بیٹوں کے اخلاق وغیرہ کی یہ رپورٹ دی کہ بڑا بیٹا فیروز بھی باپ کی طرح شریف آدمی نہیں، لیکن وہ باپ کی طرح ذلت اور گھٹیا پن میں نہیں گرا تھا، ہوشیار تھا اور عقل والا بھی تھا۔ ضرورت پڑتی تو وہ بدماشی اور غنڈہ گردی بھی کر لیتا تھا۔ ویسے وہ ہر کسی کی عزت کرتا اور عزت کرواتا تھا۔ باپ کی طرح اس کا بھی دوستانہ بڑے بدماشوں کے ساتھ تھا، لیکن اس پر کوئی بھی انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ان بدماشوں کے ساتھ مل کر کوئی بدماشی کی ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، لیکن اوچھوں کی طرح بڑھ کے نہیں مارتا تھا۔ فیروز کے چھوٹے بھائی کا نام منصور تھا۔ عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی، خوبصورت جوان تھا اور باپ اور بھائی سے بالکل مختلف۔ اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ قصبہ قریب ہونے کی وجہ سے اس نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں۔ ہائی اسکول صرف قصبے میں تھا۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ دونوں بھائی اپنے باپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور باپ کے ساتھ ان کی اکثر انبن رہتی تھی۔ ایک بات بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار سے پوچھا، تمہارا شک کس پر ہے؟ ملک جی حضور، نمبردار نے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی طلاقوں کا لین دین اور سروری کے ساتھ عشق بازی قتل کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص اپنے باغ والے مکان میں بڑے پیمانے پر جوا کھلواتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے بدماش جوئے باز کو اس نے دھوکہ دیا ہو، جیسا کہ یہ لوگ جواریوں کو دیا کرتے تھے، اور اس جواری نے اس کا معاملہ ہی صاف کر دیا ہو۔ مقتول کی درپردہ جو زندگی گزر رہی تھی وہ ایسی تھی جو دشمنی پیدا کرتی ہے۔ معلوم نہیں کس کے ساتھ اس نے دھوکہ فریب کیا یا کس کو نقصان پہنچایا اور اگلے نے قتل کر کے انتقام لے لیا۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ شخص سروری کے پیچھے قتل ہوا ہے، میں نہیں مانوں گا۔ نمبردار کی رائے مجھے کچھ ٹھیک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے کچھ خفیہ ہدایات دیں اور کہا کہ وہ چلا جائے اور جمع دار کو میرے پاس بھیج دے۔ خوش پوش اور خوش وضع جمع دار اندر آیا تو میں اس کی تعظیم کو اٹھا اور اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کا قد کم و بیش 6 فٹ تھا اور جسم بہت ہی اچھا تھا۔ اسے بٹھایا، حال احوال پوچھا اور دوستانہ انداز سے ویسے ہی 1-2 باتیں کی۔ بے شک اس کے متعلق مجھے جو بتایا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا نیک آدمی ہے، اس لیے اس پر قتل کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میں پولیس آفیسر تھا اور اسے ایک پولیس آفیسر کی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا، وہ آخر انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے جمع دار صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ کی بیوی واقعی آپ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب، اس نے جواب دیا، وہ طلاق اس لیے مانگ رہی تھی کہ مقتول کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اب تو آپ اسے گھر میں نہیں رکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا، ایسی بے وفا اور بے حیا عورت کو کون گھر میں رکھتا ہے؟ نہیں انسپکٹر صاحب، جمع دار نے کہا، میں اسے اب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ گمراہ ہو گئی تھی۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو گمراہ ہو جائے اسے راہ راست پر لایا جائے۔ سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندہ اللہ کے قانون اور فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو یہ گناہ ہے۔ میں نے اس کے ذہن اور دل سے بھید نکلوانے کے لیے مقتول کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ مارا کیا ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہوتا تو اسے اپنے ہاتھوں گولی مارتا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، اس نے کہا، کسی کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔
कानून मेरे हाथ में नहीं जमादार साहब, मैंने कहा। अगर वो कत्ल न हो जाता तो मैं खुद उसे गोली मारता। उसने फिर मेरी बात को नापसंद किया और साथ ही एक हदीस सुना दी। फिर उसके साथ इस मसले पर जितनी बातें हुई उन पर मजहब का रंग चढ़ता चला गया। इसने कहा कि वो अगर बीवी को तलाक दे देता तो वो बहुत ही जलील और ख्वार होती। मकतूल के मुतालिक उसने कहा कि वो जबरदस्त बदमाश और बदकार आदमी था। शादी की बजाय सरवरी को कुछ अरसा यूं ही अपने साथ रखता और फिर इसे किसी तरफ चला देता। जमादार ने कहा कि वो बीवी को तलाक दे देता तो ये इसका गुनाह होता, क्योंकि वो जानता था कि एक शैतान सिफ्त आदमी ने सरवरी को अपने जेर असर कर लिया है। मैं उसके अखलाक से मुतासिर तो ज़रूर हुआ, लेकिन मेरी निगाह में वो एक मुश्तबा था। उसका अंदाज और रवैया ऐसे था जैसे इसे एहसास ही नहीं कि मैं इसे मुश्तबा समझ रहा हूँ। इसकी बातों का रंग दोस्ताना और बेतकल्लफाना होता जा रहा था। मैंने इसे मायूस न किया और इसे इशारा भी न दिया कि मैं तफ्तीश कर रहा हूँ और इस पर मुझे शुबा है। मेरे सब्र तहम्मुल ने मुझे ये फ़ायदा पहुंचाया कि जमादार ने बातों बातों में एक और इंकशाफ कर दिया। वो ये था कि उसकी बीवी ने उसे एक रोज़ बताया कि इनकी बेटी, जिसकी उम्र 16-17 साल थी, मकतूल के छोटे बेटे मंसूर के साथ शादी करना चाहती है। जमादार ने कहा कि सरवनी ने इसे ये बात ऐसे अंदाज से बताई थी जैसे वो ये साबित करना चाहती थी कि मकतूल का घर जन्नत जैसा है, जहाँ वो खुद भी जाने को बेताब है और उसकी बेटी भी इसी घर में जाना चाहती है। जमादार को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सरवरी से कहा कि वो अपनी बेटी को कभी ऐसे बदकार घराने में नहीं जाने देगा। सरवरी को वो पहले ही बहुत समझा चुका था कि वो अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह न करे। सरवरी ने अपनी बेटी की बात की तो फिर जमादार ने उसे बिठाकर पिंदो नसीहत की, लेकिन सरवरी इखलाक की तमाम हदूद फलांग गई थी और अब उसकी वापसी मुमकिन नज़र नहीं आती थी। जमादार ने यह भी बताया कि इसकी बीवी सरवरी ने इसे बताया था कि मकतूल ने इनकी बेटी को कबूल करने से इनकार कर दिया था। वजह मालूम नहीं हो सकी थी। जमादार के साथ मैंने बहुत वक्त लगाया, लेकिन आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये शख्स कत्ल जैसी संगीन वारदात न कर सकता है और न ही करवाने के काबिल है। मैंने तो 2-3 मरतबा शिद्दत से महसूस किया कि अगर ये शख्स जहनी मरीज नहीं तो इसकी जहनी हालत नॉर्मल भी नहीं। आजकल आप देख रहे हैं कि किसी ने कोई नारवा बात कह दी तो मौलवियों ने शोर मचा दिया और फतवा दे दिया कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। जमादार भी अपने ऊपर मजहबी जनून तारी किए हुए था, लेकिन जो इंसान वाकई वाजिबुल कत्ल था इसे वो बख्श रहा था। मैंने इसे रुखसत कर दिया। रात हो गई थी। मकतूल की लाश गांव में आ चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। पोस्टमार्टम कस्बे में सरकारी अस्पताल में हुआ करता था। डॉक्टर ने मौत का बायस गला घुटना ही लिखा था और मौत का वक्त रात 10 और 10:30 बजे के दरमियान लिखा था। नंबरदार ने बड़े पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम कर रखा था। मैंने अपने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को अंदर बुलाया और हम सब ने इकट्ठे खाना खाया। मैंने मकतूल के बड़े बेटे फिरोज को शामिल तफ्तीश किया था। अब मैं ज़रूरी समझने लगा कि इसके छोटे बेटे मंसूर से भी पूछगछ की जाए। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि नंबरदार ने बताया था कि बड़ा बेटा अपने बाप की लाइन पर चला गया था और छोटा बेटा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। छोटे बेटे में कोई बुरी आदत नहीं थी। मेरे जहन में ये शक पैदा हो गया था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मकतूल और उसके बड़े बेटे के दरमियान कोई चपकलिश या इख्तिलाफ हो और वो एक दूसरे को अच्छा ना समझते हों। इस शक की बिना पर मैंने नंबरदार से कहा कि मकतूल का छोटा बेटा लाश के साथ पोस्टमार्टम के लिए चला गया था। लाश वापस आ गई है और वो भी वापस आ गया होगा। इसे अभी मेरे पास भेज दे। थोड़ी देर बाद एक खूबरू जवान मेरे पास आया। हम खाने से फारिग हो चुके थे और मैं अकेला बैठा था। लालटेन की रोशनी में इस जवान का चेहरा देखा। घबराहट और खौफ साफ नजर आ रहा था। मैंने उसके साथ उसके बाप के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया और फिर इससे पूछा कि उसका क्या ख्याल है, उसके बाप को किसने कत्ल किया है। मेरे सवाल पर वो पहले से भी ज़्यादा घबराहट में मुब्तला हो गया और उसकी बेचैनी साफ नजर आने लगी। मैंने बड़े प्यार से उसकी हौसला अफजाई की और बताया कि मुझे सारी बातें मालूम हो गई हैं, लेकिन मैं इसकी राय जानना भी ज़रूरी समझता हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज कहे कि मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैंने उससे सवालात के ज़रिए बातें पूछनी शुरू की, लेकिन हर सवाल का जवाब देते हुए उसकी ज़बान हकलाने लगती थी और वो घूंट सा निकलकर दाएं बाएं देखने लगता था। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इतने रोबदार बाप का बेटा इस कदर कमज़ोर दिल और कम हौसला होगा। मुझे कहना पड़ा कि वो क्यों इतना ज़्यादा घबरा रहा है।
और मैंने ये भी कहा कि बाप की मौत का सदमा तो नहीं है, लेकिन तुम जैसे नौजवान बेटे तो भड़क भड़क कर बात किया करते हैं। मेरी इस बात का इस पर यह असर हुआ कि वो तो जैसे रोने पर आ गया हो। मैंने इसे कहा कि उसका भाई तो बड़ी ही जुर्रतमंदी और खुद एतमादी से बात करता है, लेकिन वो बिल्कुल ही बुज़दिल निकला। मुझे तवक्को थी कि मेरी इस बात का कुछ अच्छा असर होगा, लेकिन असर उल्टा ही हुआ। मैंने इससे जो पूछगछ की वो मैं तफसील से नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इससे कोई ख़ास बात मालूम नहीं हुई थी। मैं इसके बड़े भाई के हवाले से कोई बात पूछता था तो वो कह देता था कि वो ठीक कहता है, और कभी इस जवाब के साथ ये भी कह देता कि वही बेहतर जानता है, ठीक ही कहता होगा। मुख्तसर ये कि इस खूबरू नौजवान ने मुझे खिलाफ तवक्को बिल्कुल ही मुतासिर नहीं किया। मैंने उसके दिल से अपना खौफ उतारने की भरपूर कोशिश कर डाली थी। अब मैंने ये राय कायम कर ली कि ये बूढ़ा सा लड़का है और यही इसका स्टाइल है। अगर सरवरी की बेटी इसके साथ शादी करना चाहती थी तो इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। फिर भी मैंने मंसूर से पूछा कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। उसने अजीब अहमकाना तरीके से सर हिलाया और आहिस्ता से कहा कि ये दुरुस्त है, लेकिन उसका बाप नहीं मानता था। मैंने वजह पूछी तो उसने रुक रुक कर और कुछ हकलाते हुए ये जवाब दिया कि उसका बाप लड़की की माँ से शादी कर रहा था, इसलिए बाप नहीं चाहता था कि वो सरवरी की बेटी के साथ शादी करे। मैंने इसे उठा दिया और मुझे कुछ अफसोस हुआ कि इतना वक्त ज़ाया किया है। अगर मुझे सही याद है तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने सरवरी को भी बुलाना था और मकतूल की बीवी को भी। बेहतर ये समझा कि झीलदार और इन 2 मोअज़्ज़िज़ीन को बुला लूँ जो नंबरदार के साथ मकतूल के पास गए थे। ये मेरा तजुर्बा है कि इन लोगों से पेशावर और तजुर्बेकार मुखबिरों की निस्बत ज़्यादा कीमती बातें मालूम हो जाया करती थीं। ये लोग थानेदारों को खुश करने के लिए घर घर की खबर रखते थे और टोह में लगे रहते थे कि इन्हें दूसरों के राज और अंदर खाने की बातें मालूम हो जाएं। फिर वो थानेदार के पास जाकर ये खबरें पहुंचाते और चुगलखोरी करते थे। मैंने नंबरदार से कहा कि वो इन तीनों को बुलाए और सबसे पहले झीलदार को मेरे पास भेजे। मालूम हुआ कि झीलदार पहले ही बाहर बैठा हुआ है। झीलदार मेरे पास आया, खुशामदीपन का ये आलम कि रुकू में चला गया और दोनों हाथ माथे पर रखकर मुझे सलाम किया। फिर आगे बढ़ा और मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी दोनों आंखों से लगाया। फिर मेरे हाथ को चूमा और मेरा हाथ बड़ी एहतियात से मेरी रान पर रख दिया, जैसे ये बेहतियाती से रखा तो गिरकर टूट जाएगा। ये शख्स अधेड़ उम्री से कुछ ऊपर चला गया था। इत्तेफाक से ये मकतूल की बिरादरी का ही आदमी था और कुछ रिश्तेदारी भी थी। उसने मकतूल के मुतालिक तकरीबन वही रिपोर्ट दी जो नंबरदार दे चुका था। चूँकि ये मकतूल के रिश्तेदारों में से था, इसलिए इसने मकतूल के अंदर खाने की भी कुछ बातें बताईं। मसलन एक बात ये कि मकतूल के दोनों बेटे फिरोज़ और मंसूर माँ की तरफदारी में लगे हुए थे और बाप के दुश्मन बन गए थे। बाप के साथ दोनों बेटों की और माँ की बोलचाल बंद हो चुकी थी। फिरोज़ से तो मकतूल कन्नी कतराता था, लेकिन मंसूर को उसने 2-3 बार मारा पीटा भी था। अगर ऐसी बात थी, मैंने कहा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि माँ ने बेटों को भड़काकर तैयार कर लिया हो कि पेशतर इसके कि ये शख्स इस बेहया सरवरी के साथ शादी करे, बाप को दोनों बेटे दुनिया के तख्ते से उठा दें? नहीं हुजूर, बूढ़े झीलदार ने जवाब दिया। माँ को बेटों के साथ बहुत ही प्यार था और जहाँ तक मैं समझ सका हूँ ये औरत तलाक कबूल कर लेती, लेकिन ये कभी बर्दाश्त न करती कि उसके बेटे बाप के कत्ल में पकड़े गए हैं और उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। झीलदार ने बताया कि मकतूल के दोस्ताना ताल्लुकात एक डाकू के साथ थे। नंबरदार ने ये बात शक में बताई थी, लेकिन झीलदार ने यही बात पूरे यकीन के साथ बताई और ये भी बताया कि इस डाकू को 2 साथियों समेत 7-7 साल सजाए कैद हुई है और उन्होंने सजा का भी अभी 1 ही साल पूरा किया है। झीलदार ने ये बात भी पूरे यकीन के साथ बताई कि ये डाकू डकैती का माल मकतूल के घर छुपा कर रखते थे और मौजू वक्त पर वहां से ले जाते और मकतूल को इसका हिस्सा दे दिया जाता था। मकतूल की बीवी का एक भाई भी था जो खासा बूढ़ा हो चुका था। मैं झीलदार से इसके मुतालिक पूछ रहा था तो उसने बताया कि उसका रद्द अमल क्या है। झीलदार ने बताया कि वो कत्ल और खून खराबे की बातें सोचने वाला आदमी नहीं। झीलदार को अच्छी तरह मालूम था कि उसने मकतूल की बीवी को उसके दोनों बेटों को कहा था कि जब मकतूल बीवी को तलाक देगा तो अदालत में जाएंगे और मकतूल के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। उसका इरादा ये था कि मकतूल से जायदाद का हिस्सा वसूल किया जाएगा। मुझे इस मसले के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मकतूल की जायदाद का हिस्सा किसे मिलता है और क्या होता है।
मेरी दिलचस्पी तो ये थी कि कोई सुराग मिल जाए और मैं उसके कातिल तक पहुंच सकूं। झीलदार से जमादार के मुतालिक पूछा और उसे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताए कि जमादार पर कत्ल का शक किया जा सकता है या नहीं। उसने कहा कि जमादार को जहन से निकाल दूं। मैं जमादार को शरीफ और नेक इंसान कहता था, लेकिन झीलदार ने उसे बेवकूफ़, बुज़दिल और बग़ैरत कहा, और ये भी कहा कि उसने खुद अपनी बीवी को सर चढ़ाया था और वो इतनी आज़ाद हो गई कि उसके हाथ से ही निकल गई। मैंने मकतूल के छोटे बेटे मंसूर के मुतालिक बात की और कहा कि मेरे पास आकर उसकी क्या हालत हो गई थी। मैंने इसे डरपोक और बुज़दिल कहा, लेकिन झीलदार ने मेरी इस राय पर यकीन न किया। उसने कहा कि बेशक बड़ा भाई बदमाशी की तरफ चला गया है, लेकिन जो दिलेरी और गैरत इस छोटे में है वो बड़े में नहीं। झीलदार हैरान होता था कि मंसूर ने मेरे सामने ऐसी कमजोरी और बुज़दिली का मुजाहरा क्यों किया। इस मसले पर बात करने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे ही जिक्र छेड़ दिया कि सरवरी की बेटी मंसूर के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मकतूल ने इजाज़त नहीं दी थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैंने अभी बात की ही थी कि झीलदार ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ये बात बाहर शायद किसी और को मालूम नहीं। सरवरी की बेटी, जिसका नाम फरखुंदा है, मंसूर को पसंद करती और मंसूर उसे पसंद करता है। ये मालूम नहीं कि इनकी आपस में खुफिया मुलाकातें भी होती थीं या नहीं। अलबत्ता ये मालूम है कि मंसूर ने अपनी माँ से कहा कि वो सरवरी की बेटी के साथ शादी करना चाहता है, तो माँ ने मकतूल को बताया। मकतूल ने इनकार कर दिया, लेकिन बात यहीं ख़त्म न हुई। मंसूर ने जिद शुरू कर दी तो बाप ने उसे 2 दफ़ा मारा पीटा। इस मसले पर मकतूल के घर में अच्छा खासा फसाद भी हुआ था। ये भी मालूम हुआ कि मंसूर ने यहाँ तक कह दिया था कि वो इस लड़की को साथ लेकर घर से भाग जाएगा। झीलदार ने यह भी बताया कि मंसूर ने अपनी माँ से कहा था कि किसी दिन इसका बाप का गला घोट दूंगा। ये बात मंसूर की माँ ने झीलदार को खुद बताई थी। झीलदार ने मंसूर को समझाया था कि वो ऐसी बातें छोड़ दे और ऐसी जिद छोड़ दे और ये सोचे कि फरखुंदा बदनाम माँ की बेटी है। झीलदार बताता था कि मंसूर एक तो पक्का इरादा कर चुका था कि फरखुंदा के साथ ही शादी करेगा और अपने बाप का तो वो दुश्मन ही हो गया था। इस बात पर भी बाप ने मंसूर को मारा पीटा था। झीलदार ने मुझे ये भी बताया कि उसने मकतूल से कहा था कि अब बेटे पर हाथ उठाना छोड़ दे, ये अब जवान हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा भी हाथ उठा बैठे। मकतूल ने कहा था कि उसने इस पर हाथ उठाया तो वो बेटे को जान से मार डालेगा। बाप की ये बात बेटे के कानों में पड़ी तो बेटे ने माँ से कहा था कि अब देखना कौन किसे मार डालता है। झीलदार की इस बात पर मुझे हैरत हुई, क्योंकि यही मंसूर मेरे पास बहुत देर तक बैठा रहा था और मैंने इसमें ज़रा जितनी भी दिलेरी या मर्दानगी नहीं देखी थी। बहरहाल ये बात मेरे लिए दिलचस्प थी, लेकिन तफ्तीश में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। झीलदार से चंद और बातें हुईं और उसे बाहर भेज दिया। फिर मैंने एक मोअज़्ज़िज़ आदमी को अपने पास बुलाया। ये मोअज़्ज़िज़ आदमी मुझे दूसरों से कुछ बेहतर लगा। इसके बोलने का अंदाज मुतासिर कुन था। इसका नाम मुझे याद है और मेरे पास लिखा हुआ भी है। नाम मलिक फैयाज था और पता चला कि इसका शुमार बड़े जमींदारों में होता है। मैंने उसके साथ इस तरह बात की जैसे मुझे ये यकीन था कि मकतूल के कत्ल का बाइस यही है कि उसने अपनी बीवी को तलाक देने और सरवरी को तलाक दिलवाकर बीवी बनाने का फैसला कर लिया था। मलिक फैयाज ने कहा कि मैं किसी और तरफ भी देखूं। वो कहता था कि मकतूल की ज़िंदगी ऐसी थी कि उसके कोई और दुश्मन भी हो सकते थे। मैंने उसे कहा कि वो कोई वाज़ेह इशारा दे ताकि मैं किसी और तरफ सोचूं। उसने वसूख से कहा कि वो बड़े ही वाज़ेह इशारे दे सकता है। उसने उस डाकू का इशारा दिया जिसका नाम झीलदार ने लिया था। मलिक फैयाज ने यकीन के साथ बताया कि मकतूल के साथ उसका बड़ा गहरा कारोबारी दोस्ताना था। इस डाकू को तकरीबन 1 साल पहले डकैती के जुर्म में 7 साल सजाए कैद हुई थी और उसके 3 साथी भी पकड़े गए थे और जेल में बंद थे। इस डाकू का एक साथी बादमाफ गवाह बन गया था। इसी वजह से केस साबित हुआ था। डाकू और उसके साथियों ने हाई कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। सिर्फ एक साथी की अपील मंजूर हुई और उसे बरी कर दिया गया था। बाकी सब सज़ा भुगत रहे थे। मलिक फैयाज ने बताया कि 3-4 महीने पहले ये साथी जो बरी हुआ था मकतूल के घर आया था और इत्तेफाक से मलिक फैयाज ने उसे देखा था और इस पर मलिक फैयाज को कुछ शक भी था कि बंदा मशकूक है। वादा माफ गवाह को भी मलिक फैयाज जानता था। इसे भी मकतूल के घर आते जाते देखा गया था। वादा माफ गवाह चंद मील दूर एक गांव का रहने वाला था और इनका जो साथी अपील में बरी हो गया था वो भी उसी गांव का रहने वाला था। डकैती का ये केस मुझसे पहले का था। मुझे इस थाने में आए अभी 7-8 महीने ही हुए थे।
मलिक फयाज की बात सुनकर मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया जो मेरे साथ गांव में आया था। वो मेरे थाने का पुराना आदमी था। मैंने इससे इस केस के मुतालिक पूछा। उसने तस्दीक कर दी और पूरा केस सुना दिया। मलिक फयाज की बात सही मालूम हुई। हेड कांस्टेबल वादा माफ गवाह को और बरी हो जाने वाले साथी को भी अच्छी तरह जानता पहचानता था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि कल सुबह ये दोनों बंदे यहाँ मौजूद होने चाहिए। मलिक फयाज के बाद एक और मोअज़्ज़िज़ आदमी बाहर बैठा था। मैंने इसे बुलाया तो इसने जो बातें बताईं वो मुझे पहले ही मालूम हो चुकी थीं। इसे फारिग कर दिया। मैंने खुद भी महसूस किया कि तफ्तीश को एक ही रुख पर डालकर मैंने अपने आप को महदूद कर लिया है। मलिक फयाज का ये इशारा बड़ा ही कीमती था। डाकुओं के इन दोनों साथियों ने तो सुबह आना था। मैंने इरादा कर लिया कि आज रात न तो खुद सोऊंगा न किसी को सोने दूंगा। सरवरी को पूछगछ के लिए बुलाना ज़रूरी था। चूँकि उसका मकतूल के साथ राजदाराना दोस्ताना था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इससे कोई अहम और ज़रूरी बात मालूम हो जाएगी। मैंने नंबरदार को बुलाकर कहा कि सरवरी को अभी मेरे पास ले आए। सरवरी आ गई। वो कोई गैर मामूली या ख़ास तौर पर हसीन औरत तो नहीं थी, लेकिन मैं इसकी खूबसूरती का कायल हो गया। इसके जिस्म की साख और ज़रा लंबूतले कद में एक ख़ास कशिश थी जो देखने वालों को मुतासिर करती थी। मैंने इसे बिठाया और पहली बात ये पूछी कि वो मकतूल के साथ शादी करना चाहती थी। उसने बिला झिझक इकरार किया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर मैंने इससे पूछा कि अपने खामिद से इसे आखिर क्या शिकायत है कि उसने अलहदगी का फैसला कर लिया। उसने कहा कि बिल्कुल ही मौलवी किस्म का आदमी है और इसके पास मज़हब के सिवा कोई बात ही नहीं और जिंदा दिली तो इसमें है ही नहीं। मुझे इसके जज्बातों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं कि वो क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो मकतूल के साथ शादी करने का फैसला कर चुकी थी। मैंने उसे कहा कि मकतूल का दोस्ताना एक डाकू के साथ था। क्या वो जानती है? उसने जवाब दिया कि मकतूल के इस किस्म के दोस्तानों को वो बिल्कुल नहीं जानती। वो यही जानती थी कि मकतूल कोई शरीफ और सीधा साधा आदमी नहीं। फिर मैंने इससे पूछा कि इसे किस पर कत्ल का शक है। मुझे तवक्को तो ये थी कि वो फ़ौरन अपने खामिद का नाम लेगी, लेकिन वो सोच में पड़ गई और चंद सेकंड के बाद बोली कि उसने बहुत सोचा है, लेकिन इसे कुछ पता नहीं चलता। उसने वही बात कही कि मकतूल की दरपर्दा ज़िंदगी कुछ ऐसी थी कि उसके कोई और दुश्मन भी हो सकते थे। अपने खामिद के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। वो यूं हंस पड़ी जैसे हम दोनों दोस्त थे और बैठे गपशप लगा रहे थे। इसके हंसी में तंज थी। उसके पास सिर्फ खुदा है, सरवरी ने कहा। उसने अपना हर काम खुदा पर छोड़ा हुआ है और अपनी गैरत और मर्दानगी भी खुदा के हवाले कर दी है। अगर आपको ये शक है कि कातिल मेरा खामिद होगा तो ये शक दिमाग से निकाल दें। इसमें कत्ल करने की जुर्रत होती तो नंबरदार को दूसरे आदमियों को साथ लेकर चौधरी मकतूल के घर न जाता और उसकी मिन्नत समाजत न करता और फिर मेरे आगे बार बार हाथ न जोड़ता और बाज न सुनाता कि मैं बाज आ जाऊं। इसमें गैरत होती तो चौधरी को और मुझे भी दिन दहाड़े कत्ल कर देता। इस औरत के साथ बहुत बातें हुई थीं। इनमें से ये चंद जुमले बतौर नमूना पेश किए। इससे अंदाज़ा होता था कि ये औरत किस कदर बदअखलाक और बेईमान है। इसके दिल में तो खुदा का खौफ भी नहीं था। उसने अपने खामिद में कीड़े निकालने शुरू कर दिए, लेकिन मैंने इसे रोक दिया और कहा, तुम्हें इस दुनिया से मोहब्बत है और अपने लिए इसी दुनिया को जन्नत बनाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे खामिद के दिल में वो अगली दुनिया है जहां अल्लाह अपने बंदों के अमाल देखकर जन्नत और जहन्नम का फैसला करेगा। मैंने इसे बातों बातों में ये भी जता दिया कि वो माल खाने की शौकीन है और इस शौक पर उसने अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी है। वो इस कदर इखलाक से गिर चुकी थी कि मेरी इस बात का सही असल लेने की बजाय कहने लगी कि इसने कोई माल नहीं खाया, सिर्फ कुछ जेवर और कुछ कपड़े चौधरी ने तोहफे के तौर पर दिए थे, बस वो लिए हैं। मैंने ऐसी बात ना कही कि वो मकतूल के इस अंजाम से इबरत हासिल करे। वो अपने आप को बादशाह समझता था और किसी ने उसका गला घोंट कर इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। मैं इसको बताने की ये ज़रूरत नहीं समझता था कि इस औरत को कुछ समझाऊं। मैंने इसके खामिद को ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल आदमी कहा है। ये औरत भी मुझे एबनॉर्मल मालूम होती थी। मैंने इसे कुछ बातें तंजिया भी कही थी और कुछ बिंदु नसीहत भी की थी, लेकिन वो इस तरह मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गई जैसे हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती हो और हम अब एक बार फिर मिल बैठे हों। क्या मकतूल की बीवी ने तुम्हें कभी कोई बात नहीं कही थी? मैंने पूछा। कोई धमकी दी हो? उसने तंजिया सी हंसी हंसकर कहा,
कि वो इसे कोई ऐसी बात कहती या धमकी देती तो वो मकतूल से उसकी इतनी पिटाई करवाती कि महीने भर चरपाई से न उठ सकती। इसके फौरन बाद उसने अपनी बेटी फरखुंदा की इस ख्वाहिश का जिक्र छेड़ दिया कि वो मकतूल के बेटे मंसूर के साथ शादी करना चाहती थी। मुझे इस मामले के साथ जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बोलती रही और मैं सुनता रहा। उसने इस बात में मेरे लिए कुछ दिलचस्पी पैदा कर दी। मंसूर को बाप ने सख्ती से और मार पिटाई से मना कर दिया था कि आइंदा फरखुंदा का नाम न ले। मंसूर सरवरी के हाथ जाता रहता था। वो सरवरी से कहता था कि वो इसके बाप से कहे कि इसे फरखुंदा से शादी करने की इजाज़त दे दे। मंसूर ने उसे ये भी कहा कि वो अपने खामिन से तलाक न ले और उसके बाप को दिल से उतार दे। सरवरी ने इसे हंसी और प्यार से टाल दिया। मंसूर ने इसे कहा था कि बाप ने इसे इस बात पर मारा पीटा है और मंसूर के दिल में आती है कि इसका बाप का गला घोट दे या किसी दिन वो कुल्हाड़ी से बाप का सर खोल देगा। सरवरी ने यह भी कहा कि ये दोनों भाई माँ के तरफदार थे और माँ इन्हें भड़काती रहती थी। इस औरत ने मुझे मायूस ही किया। काम का कोई सुराग न मिला, इसे रुखसत कर दिया। आधी रात होने को आई थी और सुबह से दिमाग सोजी कर रहा था। आराम की और दिमाग को ताजगी की ज़रूरत थी। मैं सो गया और सुबह बहुत सवेरे जाग उठा। ठंडे पानी से नहाकर अपने जिस्म और दिमाग को तरोताज़ा किया। मुझे मालूम था कि मेरे आगे कितनी कठिन मुहिम है। अभी तक मुझे कत्ल का बाइस मालूम नहीं हुआ था, न कोई सुराग मिला था। मैं पहले भी अपनी कहानियों में बता चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि वो अंग्रेज़ों की हुकूमत का ज़माना था जिसे हम मुसलमान काफिरों की हुकूमत कहते हैं। लेकिन इन काफिरों के दिलों में कानून का जो एहतराम था वो हम मुसलमानों के दिलों से नापैद हो चुका है। हमने अदलो इंसाफ को एक भोंडा मजाक बना रखा है। हमने कानून की हुक्मरानी अंग्रेज़ों के दौर में देखी थी। दिल में ये ख्वाहिश तड़पती है कि मरने से पहले कभी कानून की हुक्मरानी अपने इस पाक मुल्क में भी देखूं। कानून की हुक्मरानी की बात मैंने इसलिए की है कि अंग्रेज़ अफसर कत्ल और डाकाजनी और किसी औरत के अगवा की वारदातों को बर्दाश्त ही नहीं करते थे और थानेदारों से ये तवक्को रखते थे कि थानेदार जिन भूत बन जाएं और मुलजिमों को फौरन गिरफ्तार करें। मैं नाश्ते पर बैठा था कि मकतूल का बड़ा बेटा फिरोज आ गया। उसने मेरे कान में कहा कि बाहर दो आदमी हेड कांस्टेबल के साथ कहीं से आए हैं। इनमें से एक परसों यानी कत्ल से एक रोज़ पहले फिरोज के मकतूल बाप के पास आया था और जब उसके बाप के पास बैठकर कुछ देर बाद बाहर निकला तो फिरोज से मिला और कहा कि यार अपने बाप को कुछ समझाओ। फिरोज ने इससे पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन वह आदमी कुछ गुस्से की हालत में चला गया। मैंने फिरोज से पूछा कि इसने अपने बाप को नहीं बताया था कि ये शख्स ये अल्फाज कहकर गया है। फिरोज ने कहा कि उसने अपने बाप के मामलात में कभी दखल नहीं दिया था और अब तो उसके साथ बोलचाल भी बंद हो गई थी। मैंने फिरोज से इस शख्स का हुलिया और लिबास पूछ लिया और फिरोज चला गया। मैं समझ गया कि हेड कांस्टेबल डाकुओं के दोनों साथियों को ले आया है। फिरोज बाहर निकला ही था कि हेड कांस्टेबल आया और उसने बताया कि वो इस शख्स को भी ले आया है जो डकैती के केस में वादा माफ गवाह बना था और इसे भी ले आया है जो अपील में बरी हो गया था। मैंने इसे वो हुलिया और लिबास बताया जो फिरोज मुझे बता गया था और कहा कि पहले इसे मेरे पास भेजे। वो शख्स आ गया। जवां साल आदमी था। उसे अपने सामने बिठाया और पहली बात ये पूछी कि मकतूल के कत्ल से एक दिन पहले वो इसके पास आया था और क्या बात हुई थी। साथ ही ये भी कहा कि ये बताओ तुम कौन हो और मकतूल के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मकतूल के साथ कोई झगड़ा करके तुम बाहर निकले थे और गुस्से की हालत में चले गए थे। उसने कहा कि वो सच बोलेगा। मैंने कहा कि सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी हड्डियों से सच निकाल लूंगा। उसने बिला झिझक बताया कि वो डकैती के केस में वादा माफ गवाह बना था। उसने अपनी डकैत पार्टी के सरगना का नाम भी बताया और साफ अल्फाज में कहा कि उसने इस पार्टी में शामिल होकर डकैती की 3 वारदातें की थीं। पहली 2 वारदातें तो खत्म, तीसरी में पकड़े गए। ये शख्स वादा माफ गवाह बनकर सजा से बच गया। मैंने इससे पूछा था कि वो मकतूल के पास क्यों आया था। उसने लंबी बात शुरू कर दी। मैंने इससे कुछ सवाल पूछे और कुछ जिरह भी की और इससे इतनी लंबी गुफ्तगू और पूछगछ से जो बात सामने आई वो मुख्तसरन यूं थी कि इस पार्टी का सरगना डाकू मकतूल का दोस्त था। ये लोग वारदात करते तो जेवरात और नकदी मकतूल के हवाले कर दिया करते थे, बाकी सामान इधर उधर रखते थे। जेवरात कुछ अरसे बाद कहीं दूर जाकर बेच डालते और रकम तकसीम कर लेते थे और इसमें मकतूल का हिस्सा भी होता था। वादा माफ गवाह ने पिछली बातें सुनाकर बताया कि अब यूं हुआ कि इस वारदात में जिसमें वो पकड़े गए थे
जो माल हाथ आया इसमें जेवरात ज़्यादा थे और कुछ नकद रकम भी थी। जेवरात में से कुछ चीज़ें बड़ी थीं, मसलन मुत्तहिद लड़ियों के 2-3 हार थे और ऐसी ही दूसरी 1-2 चीज़ें थीं जिन्हें कुछ अरसे के लिए छुपा कर रखना था। जेवरात की दूसरी चीज़ें डाकू के एक और साथी के घर में रखी गईं और बड़ी चीज़ें डाकू के सरगोना ने मकतूल के घर ला रखीं। इनके साथ कुछ नकदी भी थी। मकतूल ने ये माल अपने हाथ छुपा कर रख लिया। जिस इलाके में ये वारदात हुई वो मेरे ही थाने का इलाका था और इस वक्त एक हिंदू राजपूत एसएचओ था। बड़ा तेज और ज़हीन आदमी था। उसने सुराग पा लिया और पार्टी को पकड़ लिया। ये शख्स जो मेरे सामने बैठा बयान दे रहा था वादा माफ गवाह बन गया। उसने सारे साथी पकड़वा दिए और माल की निशानदही करके माल भी बरामद करवा दिया। लेकिन इसने चालाकी ये खेली कि जो माल मकतूल के घर लाकर रखा गया था उसका जिक्र ही न किया और इकबाली बयान में कहा कि इसके सिवा इसे कुछ और इल्म नहीं जो उसने बरामद करवा दिया है। जब गिरफ्तार शुदा डाकुओं को 7-7 साल सजा हो गई तो ये शख्स मकतूल से मिलता रहा और उसे तसल्लियां देता रहा कि इस माल की उसने निशानदही नहीं की थी और उसे वो दबा कर रखे। ये वादा माफ गवाह अपीलों के फैसले का मुंतजिर था। डरता था कि ऐसा न हो कि सारी पार्टी अपीलों में बरी होकर बाहर आ जाए और उसे कत्ल कर दे। उसने ये सोचा था कि सब अगर बरी होकर आ गए तो वो ये बताकर इनसे अपने गुनाह बख्शवा सकता है कि ये देखो तुम्हारा माल मैंने बचा लिया था। लेकिन हुआ ये कि अपीलें मुस्तरद हो गईं और सिर्फ एक साथी बरी हुआ। वादा माफ गवाह इस साथी के गांव का ही रहने वाला था। वो जेल से निकलकर घर पहुंचा तो वादा माफ गवाह से मिला। इस साथी ने इसे बहुत ही बुरा भला कहा और ये धमकी भी दी कि वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वादा माफ गवाह ने उसे ये बताकर खुश कर दिया कि जो माल मकतूल के पास रखा था उसकी निशानदही उसने नहीं की थी और वो माल महफूज है। उसने कहा कि वहां चलेंगे और वो माल वसूल करके आपस में बांट लेंगे। ये माल वो दोनों आपस में नहीं बांट सकते थे क्योंकि बरी होने वाला साथी बरी होने के कुछ दिन बाद जेल में अपने सरगुना और दूसरे साथियों से मिलने गया था। सरगुना ने उसे कहा था कि वो मकतूल से माल वसूल करके कहीं दूर जाकर बेच आए और उसकी कीमत सरगुना और दूसरे साथियों के घरों में पहुंचा दे। ये तकरीबन 3 महीने पहले की बात थी। ये दोनों यानी वादा माफ गवाह और उसका साथी मकतूल के यहाँ आए और उसे सरगुना का पैगाम देकर कहा कि वो जेवरात और नकदी अपना हिस्सा रखकर इन्हें दे दे। मकतूल ने कुछ ऐसा बहाना पेश कर दिया कि माल एक और जगह रखा है जहाँ से 2-4 दिनों बाद ही मिलेगा। दोनों वापस चले गए और कुछ दिनों बाद फिर मकतूल के यहाँ आए। मकतूल ने अब कोई और बहाना पेश कर दिया और फिर यूं हुआ कि कभी वादा माफ गवाह मकतूल के पास आता और कभी उसका साथी और मकतूल कोई न कोई वजह बताकर उन्हें टाल देता। मैं जानता हूँ हुजूर आपने हमें क्यों तलब किया है। वादा माफ गवाह ने कहा, आपको ये शुबा है कि हमने चौधरी को कत्ल किया है। आपको ये शुबा है तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सही है कि मैं कत्ल से 1 रोज़ पहले मकतूल के यहाँ आया था और उसके साथ झगड़ा भी हो गया था और मैं गुस्से की हालत में वापस गया था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अपने साथी को बताऊंगा कि ये शख्स बेईमान हो चुका है और इससे अब कुछ वसूल नहीं होगा। फिर हम जेल में सरगोना से मुलाकात करेंगे और इससे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हुजूर हम अभी अपने सरगोना से मिले ही नहीं। अगर वो हमें कहता कि इस शख्स से माल वसूल करो, नहीं देता तो उड़ा दो, तो हम उसे कत्ल करके ही दम लेते। लेकिन ऐसा कोई हुक्म हमें नहीं मिला। अब एक बात जहन में रखें आप कि उस वक्त तक मैं जिन लोगों से पूछगछ करता रहा था वो सब आम किस्म के लोग थे जिनका जुराइम पेशा दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और न ही वो किसी पहलू से मुलजिम या मुजरिम थे। इनके साथ मेरा रवैया कुछ और था जिसे आप शरीफाना कह सकते हैं। इन लोगों को मैं डरा धमका तो लेता था लेकिन हद्दुल इम्कान तशद्दुद से बचाए रखता था। लेकिन अब जो ये 2 मुश्तबे, एक ये वादा माफ गवाह और दूसरा उसका साथी मेरे सामने आए थे, उसके साथ मेरा रवैया बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। ये वो लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं माना करते। ये वादा माफ गवाह शायद समझता था कि उसने मुझे मुतमईन कर दिया है, लेकिन मैं अभी तक शक में था और इसे मैंने आसानी से छोड़ना नहीं था। इसे कहा मैंने कि वो आराम से इकबाली हो जाए और मैं इसे बचाने की या कम से कम सज़ा कम दिलाने की कोशिश करूँगा, वरना वो जानता है कि इन जैसों के साथ पुलिस क्या सलूक करती है। वो इतना कच्चा तो नहीं था कि फौरन हथियार डाल देता। वो एक पुराने और खाक डाकू का शागिर्द था। इन लोगों के पास मकतूल के कत्ल का बड़ा मजबूत जवाब था
और बड़ा सही जवाब था। मकतूल इनका इतना ज़्यादा कीमती माल जिस पर इन्हें सज़ा भी हो गई हजम करने की कोशिश कर रहा था। वादा माफ गवाह नहीं मान रहा था। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इस शख्स को अपने साथ रखे और दूसरे को अंदर भेज दे। दूसरा जो आया वो वादा माफ गवाह की ही उम्र का था, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो मैं जान गया कि ये इससे ज़्यादा चालाक और बहुत हद तक उस्ताद आदमी है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने कहा। तुम्हारा साथी अभी अभी मुझसे बहुत सी बातें बता गया है। ये भी सोच लो कि ये पहले तुम्हें धोखा दे चुका है। वादा माफ गवाह बनकर तुम सबको उसने सजा दिलाई थी, ये अब तुम्हें धोखा देगा। इसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया और वो बात भी मुझे साफ साफ बता दी है जो मैं मालूम करना चाहता था। वो अपनी सफाई में कोई बात करने लगा तो मैंने उसे डांट कर और 2 गालियां देकर कहा कि मैं कोई फालतू और फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैंने ये भी कह दिया कि अपने साथी की बातों की तस्दीक कर दे। उसने पूछा कि वो कौन सी बात है जिसकी मैं तस्दीक करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इस गांव के चौधरी को तुमने कत्ल किया है या तुम में से एक ने। अब पूछोगे कि वादा माफ गवाह ने क्या बताया है तो मैं ये नहीं बताऊंगा। तुम अपनी जान छुड़ाओ और सही बात बता दो। क्या आप हम पर चौधरी के कत्ल का शुबा कर रहे हैं? उसने पूछा। शुबा नहीं, यकीन, मैंने कहा। कातिल तुम दोनों हो। अपने आप को बचाना चाहते हो तो साबित कर दो कि कत्ल में तुम शामिल नहीं थे और ये वारदात तुम्हारे इस साथी ने की है जो वादा माफ गवाह बन गया था। उसने उछल उछल कर और तड़प तड़प कर कस्में खानी शुरू कर दी। वो इस इल्ज़ाम को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं इसे जल्दी छोड़ने वाला नहीं था। इसने दूसरी तमाम बातें वही बताई थीं जो वादा माफ गवाह बता चुका था। उसने कहा कि वो कत्ल के मुल्जिम होते तो ये कभी भी न बताते कि मकतूल के साथ उनका कोई ताल्लुक था। मुझे बहरहाल यकीन की हद तक शुबा था कि कातिल यही हैं। उस जमाने के डाकुओं के यहाँ ये रिवाज था कि अपना कोई कितना ही पुराना साथी धोखा दे जाए तो इसे कत्ल कर देते थे। ये मकतूल इनका बाकायदा साथी तो नहीं था और न इनकी वारदातों में शामिल होता था, लेकिन इसका काम ही कुछ और था। इसे तो वो माफ कर ही नहीं सकते थे। मैंने ये फैसला किया कि इनसे तफ्तीश थाने चल के की जाए। वादा माफ गवाह को दोबारा अंदर बुलाया और उसके साथी को बाहर भेज दिया। देख भाई मेरे, मैंने कहा, जिस वारदात में तुम वादा माफ गवाह बने थे वो मेरे ही थाने की वारदात थी। तुमने सारे माल की निशानदही नहीं की थी। इसी तरह सबसे ज़्यादा कीमती माल मालिकों को न मिल सका। अब तुमने इकबाली बयान दिया है कि ये माल कहाँ है, तो मैं ये माल चौधरी के घर से बरामद करके तुम्हें 7 साल डकैती की सज़ा दिलवाऊंगा और 2 साल सज़ा पुलिस और अदालत को धोखा देने के जुर्म में। और अगर तुम चौधरी के कत्ल का इकबाल कर लो तो मैं तुम्हारा डकैती वाला केस सामने नहीं लाऊंगा और कत्ल में भी थोड़ी सज़ा दिलवाऊंगा। ये इतनी बड़ी धमकी थी कि मुझे तवक्को थी कि ये शख्स इकबाली हो जाएगा, लेकिन वो इनकार पर कायम रहा। कस्में खाता और हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नत समाजत भी करता था कि मैं इस पर यह जुल्म ना करूं। मैं इन जुराइम पेशा लोगों को जानता था, बड़े पक्के पत्थर हुआ करते थे। मैंने वहां से तफ्तीश समेटी और इन दोनों को साथ लिया और थाने में आ गए। मैं बहुत हद तक खुश था कि कत्ल के मुलजिम पकड़ लिए हैं। मैं जानता था कि इनसे इकबाली बयान लेना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि बेशक पक्के जुराइम पेशा हैं, लेकिन इन्हें मालूम है कि इकबाली बयान न देना भी आसान काम नहीं। कोशिश तो मेरी मेरी यही हुआ करती थी कि इज़्ज़त रसानी ना ही करूं, लेकिन जुराइम पेशा अफराद पर जब मैं तशद्दुद पर उतर आता था तो इंतहा कर दिया करता था। पत्थरों को भी ज़बान लग जाती थी। इनके खिलाफ केस तैयार करने में जो दुश्वारियां थीं, इनसे भी मैं वाकिफ़ था। मैंने थाने जाते ही मोहद्दिद हेड कांस्टेबल से कहा कि इनकी डकैती की वारदात का केस निकालकर मुझे दिखाए। फिर मैंने एक खास हेड कांस्टेबल और एएसआई को बुलाया। ये दोनों इज़्ज़त रसानी यानी कि 3rd डिग्री की खुसूसी महारत रखते थे। इन दोनों को उनके हवाले करके कहा कि इनसे इकबाली बयान लेना है। वो इन्हें ले गए। 2 दिन और 2 रातें इन दोनों को इज़्ज़त रसानी की चक्की में पीसा जाता रहा, लेकिन दोनों इनकार पर कायम रहे। नफसियाती हरबे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो न माने। मैं इन्हें छोड़ने पर आमादा नहीं हो रहा था और हो सकता भी नहीं था, क्योंकि मुझे यकीन था कि कत्ल इन्होंने ही किया है। सिर्फ ये मालूम करना था कि दोनों ने मिलकर किया है या दोनों में से किसी एक ने। इसके साथ ही मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि इन्होंने इकबाली बयान ना दिए तो मुकदमा किस लाइन पर तैयार करूंगा और कैसी कैसी शहादत की ज़रूरत पड़ेगी।
ताकि अदालत में जाकर मुकदमा नाकाम न हो जाए। तीसरा दिन था और वक्त 11 बजे के बाद का था। थाने के अहाते में सरवरी दाखिल हुई। उसके पीछे 4 आदमी एक चारपाई उठाए हुए थे और चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। पीछे 2 या 3 और आदमी थे और इनके पीछे जमादार चला आ रहा था। सरवरी बाजू फैलाए हुए औरतों की तरह मातम करती आ रही थी। मुझे ये नज़ारा दफ्तर में बैठे खिड़की में से नजर आया तो मैं बड़ी तेजी से उठा और बाहर निकला। इन लोगों ने चारपाई बरामदे में रखी तो मैंने देखा कि इस पर एक नौखेज लड़की लेटी हुई थी और वो बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। ये तो मैंने सबसे पहले देखा था कि वो मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा थी। वो सांस ले रही थी। उसके माथे पर ज़र्ब का निशान था। ये लाठी या मोटे डंडे की ज़र्ब मालूम होती थी। सरवरी चीख चिल्ला रही थी, बाप ने बेटी को मार डाला है, ये देखें, बेटी को बाप ने मार डाला है। इसके साथ वो सीना कुबी भी करती थी। वो मातमी कैफियत में भी थी और गुस्से की कैफियत में भी। उसका जमादार खामिन चरपाई के पास खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने एएसआई को बुलाकर कहा कि लड़की को फौरन अस्पताल ले जाए। मजरूब लड़की को इस तरह अस्पताल भिजवाना कायदे कानून के बिल्कुल खिलाफ था। पुलिस का सही तरीका ये था कि मैं लड़की के जिस्म का मुआयना करके उसकी सारी चोटें लिखता और बाकायदा कागजात तैयार करके लड़की को अस्पताल भिजवाता। लेकिन मैंने सरवरी की चीखों पुकार से और जमादार की वहाँ मौजूदगी से महसूस कर लिया था कि ये घरेलू मामला है और बाप ने बेटी को ज़दोकोब किया होगा और मुझे ये बाकायदा केस नहीं बनाना चाहिए। मैं पहले मियाँ बीवी की बात सुनना चाहता था। मैं दोनों को दफ्तर में ले गया और दरवाज़ा बंद करके इन्हें बिठाया। सरवरी ने और भी ज़्यादा चीखों पुकार शुरू कर दी और अब वो खामिद को कोस भी रही थी। खामिद बिल्कुल ही खामोश बेबसी के आलम में मुझे देख रहा था। मैंने सरवरी को गर्ज कर डांटा और कहा कि वो चुप नहीं होगी तो मैं इसे हवालात में बंद कर दूंगा। तब वो चुप हुई। आप मेरे गांव में तफ्तीश करके आए हैं? जमादार ने बड़े तहम्मुल से बात शुरू की। आपको सारे हालात का पता चल गया है और मेरे घर के हालात का भी। आपके साथ मेरी बड़ी लंबी बातें हुई थी। मैं इस औरत को राह रास्त पर नहीं ला सका और ना कोई और ला सकेगा। इसे अल्लाह के सिवा कोई भी अक्ल होश नहीं दे सकता। लेकिन मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि मेरी औलाद भी इसी के रास्ते पर चल पड़े। सिर्फ इस औरत की वजह से मेरी नौजवान बेटी का ताल्लुक इस मरे हुए मरदूद चौधरी के बेटे के साथ पैदा हो गया। ये मेरी बेटी की माँ है। ये बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी इस आदमी के बेटे के साथ जा मिली है जिसके साथ ये तलाक लेकर शादी करना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को अलग बिठाकर बड़े प्यार से समझाया था कि वो माँ के रास्ते से वापस आ जाए और इस लड़के के साथ ताल्लुक तोड़ दे। बेटी ने मुझे तो कोई अच्छा या बुरा जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी नसीहत का इस पर कोई असर भी ना हुआ। आज सुबह मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि मेरी बेटी खेतों से परे मंसूर के पास बैठी हुई देखी गई है। मैं इसी वक्त वहां पर पहुंच गया। ये अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारा कोई बच्चा गलत रास्ते पर चलता है तो इसे रोको और अगर नहीं मानता तो सख्ती करो, फिर भी न माने तो इसे जिस्मानी सजा दो। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। मैं बहुत तेज चलता इस तरफ गया। मेरी बेटी इस तरफ से आ रही थी और मैंने मंसूर को दूसरी तरफ से जाते देखा। जाकर बेटी का बाजू पकड़ा और उससे पूछा कि वो मंसूर से मिलने आई थी। बेटी ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया कि हाँ, मैं इसी से मिलने आई थी। मैंने इसे घर लाकर बहुत मारा पीटा और इसके माथे पर जो चोट है वो इस तरह आई है कि मैंने इसे बाजू से पकड़कर जोर से घुमाया तो इसका माथा दीवार के साथ लगा और ये मसरूब नजर आ रही है। अगर ये मर जाती तो मैं इसकी लाश उठाकर खुद थाने आ जाता। इस मेरी बीवी ने बाहर निकलकर ऐसी चीख पुकार की कि सारा गांव इकट्ठा हो गया। लड़की बेहोश हो गई थी। सब इसे मना कर रहे थे कि इसे अपने बाप ने मारा पीटा है और वो न खुद थाने चढ़े न नौजवान बेटी को जलील कराए। लेकिन ये औरत चुड़ैलों की तरह चीखती चिल्लाती रही। मैंने 4 आदमियों से कहा कि चारपाई उठाओ और शहर चलो। इस तरह मेरी बेटी खशी की हालत में आप तक पहुंची है। आगे आपके इख्तियार में है कि मुझे गिरफ्तार कर लें या जो भी कार्रवाई करें, मुझे कबूल है। मैंने सरवरी से पूछा कि वो जमादार साहब के बयान को सही समझती है या गलत। अगर इन्होंने झूठ बोला है तो बता दे। सरवरी ने बात गुस्से से की लेकिन ये कह दिया कि इन्होंने झूठ नहीं बोला। इसकी इसी बात पर मैं इस पर बरस पड़ा और शर्म दिलाने के लिए कुछ बेहुदा बातें भी कह डाली। यहाँ तक कह गुजरा कि अपने इस दोस्त का अंजाम देखो, अल्लाह से डरो, तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। बेगैरत औरत, मैंने कहा, क्या तुम इस मोअज़्ज़िज़ और नेक खामिद को सजा दिलवाना चाहती हो?
क्या तुम ये उम्मीद लेकर यहाँ आई हो कि मैं इन्हें हवालात में बंद कर दूंगा? कानून अंग्रेज का है, लेकिन इस कानून ने मुझे भी कुछ इख्तियारात दिए हैं। ये भी जहन में रख लो कि मैं हिंदू या ईसाई या सिख नहीं, मैं मुसलमान हूँ और एक मुसलमान घर की इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। सरवरी तो बड़ी ढीठ औरत थी, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर इसने सर झुका लिया। मैं ये नहीं बता सकता कि उसके आंसू मकतूल के गम में निकले थे या निदामत के आंसू थे। मैंने इसे बख्श दिया है, जमादार ने कहा। अपने घर का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, बेइंसाफी नहीं। इन दोनों को तो मैंने लगाम डाल ली, लेकिन इनकी बेटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसके मर जाने का इम्कान भी था। मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत तो नहीं थी। मैं किसी कांस्टेबल को भी भेजकर लड़की की रिपोर्ट और हालात मालूम कर सकता था, लेकिन बेहतर समझा कि इन दोनों को साथ लेकर मैं खुद ही जाऊं। दोनों को साथ लिया और मैं हॉस्पिटल जा पहुंचा। अस्पताल का इंचार्ज एक हिंदू डॉक्टर राज कपूर था। इस दौर में अस्पतालों में ज़रा सा भी रश नहीं होता था। वार्ड तकरीबन खाली पड़े रहते थे। खालिश ग़िज़ा और साफ़ सुथरी फ़िज़ा की बदौलत लोगों की सेहत ठीक ठाक रहती थी। मैंने लड़की के मुतालिक डॉक्टर से पूछा तो उसने बताया कि वो होश में आ गई है और इसे अंदरूनी ज़रबें लगी हैं जो ख़तरनाक मालूम नहीं होती। मैंने इसे बताया कि लड़की को दरअसल अपने बाप ने पीटा है और ये पुलिस केस नहीं है। इसके साथ ही डॉक्टर से ये अर्ज़ की कि वो इस लड़की की तरफ ज़ाती तवज्जो देता रहे। मुझे एक शक है, डॉक्टर ने कहा। लड़की के सर पर चोट आई है। मालूम होता है कि उसने दिमाग पर भी असर किया है। लड़की शायद 2 दिन तक बात भी ना कर सके, और अगर इसने बात की भी तो वो बेरब्त सी बात होगी। बहरहाल तशवीश वाली बात नहीं, जल्द ही नॉर्मल हो जाएगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसे पुलिस केस बनाना ही नहीं चाहिए था मुझे, और लड़की के होश में आ जाने से ये केस पुलिस का बन भी नहीं सकता था। मैं सुरखरू हो गया। जमादार और सरवरी से कहा कि अब वो बेटी का ख्याल रखें, और मैंने डॉक्टर से कह दिया कि वो ज़ाती तौर पर बच्ची को देखता रहे। मैंने इन्हें कहा कि अब जिसने बच्ची के साथ रहना है रहे, मेरी तरफ से वो आज़ाद हैं। मैं थाने के दूसरे कामों के अलावा कत्ल की तफ्तीश में लगा रहा। वादा माफ गवाह और उसका साथी अभी तक इनकार पर कायम थे। मैंने इन्हें देखा, वो बहुत ही बुरी हालत में थे और दोनों ने ये हरकत की कि मेरे पाँव में सर रख दिए। मैंने सोचा कि जितनी अज़ियत उन्होंने बर्दाश्त की है वो कोई पेशावर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यही हो सकता था कि ये बेगुनाह हैं। पहले रोज़ गांव में उन्होंने जो बयान दिए थे, मैंने अकेले बैठकर इन पर गौर किया तो एक बात मेरे जहन में अटक गई। वो ये थी कि कातिल यही होते और मकतूल के साथ इनकी अदावत होती कि इनका माल हजम कर गया था, तो ये दोनों एक थानेदार को ना बताते कि उन्होंने माल मकतूल के यहाँ रखा था, और उन्होंने कोई पर्दा तो रहने ही नहीं दिया था। सोच सोच कर मेरे जहन में ये यकीन कि यही कातिल हैं फिर शक में बदल गया। मैंने इन पर तशद्दुद रुकवा दिया और थाने में पाबंद रखा। इन्हें ऐसा तासुर ना दिया कि मैं इन्हें बेगुनाह समझने लगा हूँ। इन्हें मुश्तबा ही बनाए रखा। जमादार और सरवरी की बेटी फरखुंदा को अस्पताल में दाखिल हुए। चौथा या 5वां रोज़ था। जमादार मेरे पास आया और बताया कि लड़की होश में है और अब उठती भी है और थोड़ा सा चलती भी है, लेकिन वो किसी को पहचानती नहीं और जो बातें करती है वो कुछ बेमायनी सी होती हैं। जमादार का मतलब ये था कि मैं एक बार फिर डॉक्टर से मिलूं और सिफारिश करूं कि वो बच्ची के दिमाग को नॉर्मल कर दे। मैं 1-2 काम निपटा कर अस्पताल गया और डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने पूरी तसल्ली दी और यकीन के साथ कहा कि लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस वक्त वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल हालत में नहीं, क्योंकि दिमाग पर शदीद चोट पड़ी है। ये वो चोट थी जो मैंने लड़की की पेशानी पर देखी थी, और जमादार ने बताया था कि लड़की का माथा दीवार के साथ बहुत जोर से लगा था। मैं लड़की को देखने के लिए वार्ड में चला गया। इस वक्त सरवरी अपने गांव गई हुई थी। मैंने फरखुंदा के बेड के पास जाकर उसे देखा। वो बेड पर बैठी हुई थी और पीठ तकिए के साथ लगा रखी थी। उसके चेहरे से पता चलता था कि खासी बेहतर हो गई है, लेकिन वो बाप को भी नहीं पहचानती थी। और जब मैंने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसने ध्यान ही न दिया कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि अब वो कैसी है। मैं ठीक हूँ, फरखुंदा ने जवाब दिया। तुम भी ठीक हो, सब ठीक हैं, और मंसूर सबसे ज़्यादा ठीक है। उसने कुछ और बातें शुरू कर दी जिनमें कोई रब्त नहीं था, और वो एक ही लहजे और टोन में बोलती जा रही थी। मंसूर का नाम बार बार लेती थी। जमादार मालूम नहीं क्यों वार्ड से निकला और बरामदे में जा खड़ा हुआ।
मैंने वैसे ही फरखुंदा से कहा कि वो मंसूर को क्यों बार बार याद करती है। तो फिर मैं तुम्हें याद करूं क्या? उसने कहा। क्या तुमने अपने बाप का गला घोटा है? उसकी इस बात से मैं बड़ी शिद्दत से चौंका और फिर मंसूर का नाम लेकर लड़की से कहा कि कौन है वो जो अपने बाप का गला घोट सकता है? ऐसा बहादुर सिर्फ मंसूर है। फरखुंदा ने टोन बदले बगैर कहा। मेरे पीछे उसने अपने बाप को मार डाला है। मैंने इसे मुख्तलिफ सवालों के जरिए कुरेदने की कोशिश की, लेकिन उसने बड़ी बेरब्त बातें शुरू कर दी थीं। मैं वहां से उठा और जमादार से कहा कि आज मैं मसरूफ हूँ और अब जाता हूँ। वहां से डॉक्टर के कमरे में चला गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये सुना है और मैंने एक दो केस देखे भी थे कि दिमाग पर शदीद चोट पड़े तो आदमी की याददाश्त खत्म हो जाती है और वो अपने अजीजों को भी नहीं पहचानता। लेकिन ये लड़की अपने बाप को भी नहीं पहचानती और बातें बज़ाहिर बेरब्त और बेमायनी सी करती है, लेकिन इस लड़के को ठीक याद करती है जिसके साथ उसे मोहब्बत है और शादी भी उसी के साथ करना चाहती है। मैंने डॉक्टर से कहा कि इसके जहन से मंसूर भी निकल जाना चाहिए था। डॉक्टर ने बताया कि ये केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने ये बात यूं समझाई कि इस लड़की के दिमाग को इतनी शदीद चोट नहीं पड़ी कि ये याददाश्त बिल्कुल ही खो बैठती, बल्कि चोट इस तरह पड़ी है कि याददाश्त मुतासिर हुई है, लेकिन इसका जहन लाशऊर मुतासिर नहीं हुआ। यूं कह लें कि मंसूर के साथ इस लड़की की दिली वाबस्तगी है, इसलिए ये लड़का उसके जहन लाशऊर में इतना गहरा उतरा हुआ है कि ये चोट उसे निकाल नहीं सकी। डॉक्टर ने कहा कि 2 या 3 दिन और गुजरेंगे तो लड़की दिमागी लिहाज से और जहनी लिहाज से भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मैंने डॉक्टर को याद दिलाया कि चंद दिन पहले उसने एक पोस्टमार्टम किया था। मकतूल को गला घोंटकर मारा गया था। ये लड़का मंसूर इसी मकतूल का बेटा है। डॉक्टर को मुख्तसरन पस मंज़र बताया कि मंसूर और फरखुंदा शादी करना चाहते थे, लेकिन मकतूल मान नहीं रहा था। ये सारा पस मंज़र सुनाकर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब फरखुंदा इस दिमागी एब नॉर्मल हालत में कह रही है कि मंसूर ने अपने बाप का गला घोंटकर मार दिया था, तो क्या ये बात ठीक हो सकती है या लड़की दिमागी चोट की वजह से बेरब्त बातें कर रही है? ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, डॉक्टर ने कहा। मैंने पहले बताया है कि ये लड़का इस लड़की के जहन और लाशऊर में गहरा उतरा हुआ है, इसलिए लाशऊरी तौर पर उसकी ज़बान पर उसका नाम आ जाता है, लेकिन ये समझने का शऊर खो बैठी है कि इस लड़के की कौन सी बात है जो ज़बान पर लानी है और कौन सी बात पर्दे में रखनी है। ये सच हो सकता है कि इस लड़के मंसूर ने ही अपने बाप को कत्ल किया हो। इसने इस लड़की को बड़े फख्र से बताया होगा कि इसने बाप को ही मार डाला है, जो इनकी शादी में रुकावट बना हुआ था। कत्ल इस कदर संगीन वाक़या या फ़ेल है जो इस कमसिन लड़की के जहन और लाशऊर में उतर गया और अब अपने आप ज़बान पर आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे ये सारी थ्योरी बड़ी अच्छी तरह समझाई थी और कुछ मेडिकल इस्तिलाहें भी बोली थी जो मैं समझ गया था। मैं भागम भाग थाने पहुंचा और एक हेड कांस्टेबल से कहा कि वो साइकिल पकड़े और मकतूल के गांव जाकर उसके बेटे मंसूर को साथ ले आए। हेड कांस्टेबल इसी वक्त रवाना हो गया। वो मंसूर के साथ 3 घंटों से कुछ ज़्यादा वक्त बाद वापस आया। उसने मुझे अलग करके बताया कि मंसूर तो आ ही नहीं रहा था और मिन्नतें करता था कि उसे थाने न ले जाया जाए। हेड कांस्टेबल ने उसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं, तफ्तीश के सिलसिले में कुछ पूछना है। मंसूर ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत देकर कहा कि थानेदार को कह देना कि वो कहीं बाहर गया हुआ है और वापस आएगा तो घर वाले उसे थाने भेज देंगे। ये बात सुनकर मेरा शक पक्का हो गया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि फरखुंदा की बात की तस्दीक हो गई। मंसूर जब मेरे सामने आके बैठा तो उसके चेहरे का रंग लाश की तरह हो गया था और मैंने जब उससे खैरियत पूछी तो उसके मुंह से बात भी नहीं निकल रही थी। वो आखिर नादान उम्र का नौजवान था। इस किस्म के रद्द अमल से वो साबित कर रहा था कि वो मुल्जिम है। देख मंसूर, मैंने बड़े प्यार से कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम जैसा मजबूत दिल वाला नौजवान इतना डरा हुआ क्यों है। तुमने झीलदार से ये अल्फाज कहे थे कि मैं अपने बाप का गला घोंट दूंगा, फिर तुमने फरखुंदा की माँ सरवरी से भी यही अल्फाज कहे थे। नहीं, नहीं जी नहीं, मैंने मंसूर वावेला मचाने लगा, लेकिन इसकी ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे और वो हकला रहा था। मैंने नहीं कहा था, खुदा की कसम मुझे घर जाने दें, मैं गला नहीं घोट सकता। मैं इसकी वो कैफियत जो हुई अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये चंद अल्फाज बतौर नमूना लिख दिए हैं, लेकिन आप नहीं समझ सकेंगे कि उसकी हालत कितनी बिगड़ गई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता था जैसे भाग जाने का रास्ता देख रहा हो। मुझे याद आया कि इसे जब मैंने गांव में अपने पास बिठाया था तो भी उसकी यह हालत कुछ ऐसी ही हो गई थी।
कि मैंने कहा कि ये तो बड़ा ही कमज़ोर दिल और डरपोक लड़का है। अब ख़याल आया कि इसके ज़हन और दिल पर बाप का कत्ल सवार था, जिसका मुलज़िम ये खुद था। अब तो इसने कोई शक रहने ही नहीं दिया। मंसूर भाई, मैंने उठकर उसकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर कहा, मुझे साफ साफ बता दो कि अपने बाप को तुमने गला घोंटकर मारा है तो मैं तुम्हारी नौजवानी को देखते हुए तुम्हें बचा लूँगा। अभी ये मामला मेरे हाथ में है। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, आपका क्या एतबार? मैं कह दूँ कि बाप को मैंने कत्ल किया है तो इसकी कोई ज़मानत नहीं कि आप मुझे हवालात में बंद कर देंगे, फिर मुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी। मेरे सामने तो वो दूध पीता बच्चा था। मैंने अपने अंदाज से उसे अपने असर में लेना शुरू कर दिया। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया तो वो यकलक फट पड़ा। हाँ हाँ, मैंने अपने बाप को मारा है। बाप को मैंने गला घोंट कर मारा है। उसने ऐसी हालत में कहा जैसे वो होश व हवास खो बैठा हो। जाओ कर लो जो मेरे खिलाफ करना है। मैंने कहा था कि इस बाप का गला घोंट दूंगा। इसे नॉर्मल हालत में लाने के लिए मैंने कमोबेश 1.5 घंटा सर्फ कर डाला। इसे झूठी तसल्लियाँ दी, हौसला मजबूत किया और झूठा वादा किया कि उसे बरी करवा लूँगा। उसने एक बाली बयान दे दिया। उसका बयान यहाँ सुनाने की कोई ज़रूरत रही नहीं। अगर आपने मेरी ये कहानी तवज्जो से सुनी है तो आप जान गए होंगे कि इस नौजवान के पास कत्ल का बड़ा ठीक ठाक जवाब मौजूद था। फरखुंदा जैसी कमसिन और हसीन लड़की के साथ उसे मोहब्बत थी और बाप इसे शादी नहीं करने दे रहा था, बल्कि इसे बाप ने मारा पीटा भी था। बाप के खिलाफ नफरत इस वजह से भी थी कि वो इसकी माँ को इस उम्र में आकर उजाड़ रहा था और उसकी जगह एक बदकार औरत को घर लाने का फैसला कर चुका था। इसका रद्द अमल तो शदीद होना ही था, लेकिन उम्र ऐसी थी कि अकल पर जज्बात गालिब आ गए थे। कत्ल से 2 दिन पहले बाप ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, गालियां दी और बहुत बेइज्जती की थी। कत्ल की रात मकतूल अपने बाग वाले मकान में जाके सोया। मंसूर रात को वहां जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। मंसूर अंदर चला गया। मकतूल की पगड़ी चारपाई पर तकिए के करीब रखी हुई थी। मंसूर ने पकड़ी सोए हुए बाप के गले में डाल दी, गांठ दी और इस कदर जोर लगाया कि पगड़ी फांसी का फंदा बन गई और मकतूल ख़त्म हो गया। मेरी ये तफ्तीशी कहानी तो ख़त्म हो गई। इसके बाद मेरी जो कार्रवाइयाँ थीं वो मुकदमे की तैयारी और शहादत की फराहमी थी, जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैंने मुकदमा तैयार कर लिया और 7-8 महीने मुकदमा चला और मंसूर को उम्र कैद सुना दी गई। इसकी अपील हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट ने जब मंसूर को उम्र कैद सुना दी थी और हाई कोर्ट में अपील दायर हुई थी, उस वक्त एक दिन जमादार मुझे मिलने थाने में आया। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आया था। उसने बताया कि उसकी बीवी की इतला की गई थी कि उसे लकवा हो गया है। जमादार 7-8 दिनों की छुट्टियां लेकर पहुंचा। उसने बताया कि सरवरी का मुंह नुमाया तौर पर टेढ़ा हो गया है और उसका सर बाएं बाजू में भी चला गया है। उसने कहा कि अब सरवरी भिखारियों की तरह माफ़ी मांगती है और कहती है कि बाकी उम्र उसकी गुलामी में गुजारेगी। जमादार अब सरवरी को और बच्चों को साथ लेकर जा रहा था और वहां उसका इलाज CMH में कराना था। मलिक साहब, जमादार ने कहा, मैंने बीवी को सिर्फ एक बात समझाई है। मैंने उसे कहा है कि दिल का जो भी मामला होता है उसे अपना और अपने दिल का मामला ही न समझो। हर मामला अल्लाह का होता है और फैसला और इंसाफ वही करता है। मैंने इससे इसकी बेटी फरखुंदा के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि वो तो समझो ख़त्म ही हो गई है। इसे टीबी हो गई थी और इस ज़माने में टीबी लाइलाज मर्ज था।